छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के तहत जब 7 नवंबर को पहले दौर का मतदान होना है, उसके लिए नामांकन की प्रक्रिया चालू हो चुकी है। जैसे कि आप सभी को मालूम है, आज छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री जो कि 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, डॉक्टर रमन सिंह ने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी की हैसियत से राजनांदगांव में अपना नामांकन दाखिल किया। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, मैं हूं बीडी निजामी और आप देख रहे हैं न्यूज T20। आपको बताते चले कि उनके साथ आज ही जो नामांकन दाखिल करने वाला अन्य जो विधायक पद के प्रत्याशी, उसमें विनोद खांडेकर डोंगरगढ़ भी शामिल हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि डॉक्टर रमन सिंह के नामांकन में शिरकत करने देश के गृह मंत्री अमित शाह स्वयं राजनांदगांव पहुंचे। नामांकन दाखिले से पहले उन्होंने वहां पर मौजूद सभा को संबोधित किया और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान के लिए लोगों को प्रेरित भी किया। मैं सबसे पहले हमारे सभी प्रत्याशियों का परिचय कराता हूँ। आप सभी लोग नारा लगाकर हमारे प्रत्याशियों का स्वागत करेंगे। राजनांदगांव से हमारे पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी इस बार विजयी होकर आने वाले हैं। डोंगरगांव से श्री भरत वर्मा, भरत जी अभिवादन करिए। डोंगरगढ़ से श्री विनोद खांडेकर जी, ताली बजाओ विनोद जी के लिए। खुजी से बहन गीता साहू, ताली बजाइए गीता जी के लिए। अरे महिलाओं, जरा जोर से ताली बजाओ। खैरागढ़ से श्री विक्रांत सिंह जी, मानपुर से श्री संजय शाह जी। संजीव भाई हाथ ऊपर करो। भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि हम भुवनेश्वर साहू के हत्यारों को उनके अंजाम तक पहुंचाएंगे और इसके प्रतीक के रूप में उनके पिताजी श्री ईश्वर साहू को हमने चुनाव के मैदान में उतारा। उसके बाद दोपहर लगभग 2 बजे अमित शाह बिलासपुर चले गए स्थानीय कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और उसके बाद वहां से वो कलकत्ता के लिए रवाना हो गए। अमित शाह के जाने के बाद दोपहर लगभग 3 बजे डॉक्टर रमन सिंह अपने साथियों के साथ, जिसमें राजनांदगांव के सांसद संतोष पांडे भी शामिल थे, जाकर नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया पूरी की। अब हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की, जो कि आज शाम को नई दिल्ली रवाना हो रहे हैं। जैसा कि आप सभी को मालूम, कल 18 तारीख को केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक दिल्ली में होने वाली है, जिसमें छत्तीसगढ़ की बची हुई 60 सीटों के लिए प्रत्याशी चयन की जो प्रक्रिया है उसको अंतिम रूप दिया जाएगा। आज रात को भी एक महत्वपूर्ण बैठक वहां पर होनी है, जिसमें शरीक होने के लिए तमाम आला नेताओं के साथ भूपेश बघेल आज शाम को ही दिल्ली रवाना हो रहे हैं। अंदाजा लगाया जा रहा है कि खासतौर पर 60 सीटों पर जो प्रत्याशी चयन करने हैं उसको लेकर के कांग्रेस का हाईकमान और खास तौर पे मल्लिकार्जुन खड़गे, जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, प्रभारी हैं जो सुश्री शैलजा, इन सब लोगों ने मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री TS सिंहदेव सभी को आमंत्रित किया दिल्ली। और एक बहुत ही मैराथन बैठक के बाद 60 सीटों पर प्रत्याशी चयन के काम को काफी हद तक आज निपटा लिया जाएगा और औपचारिक घोषणा कल की जा सकती है। मध्य प्रदेश से खबर आ रही है और वो ये है कि कमलनाथ, जो कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस के नेता हैं और मुख्यमंत्री के तौर पर भी उनको प्रोजेक्ट किया गया, यदि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनती है तो कमलनाथ ने एक वचन पत्र जारी करने का निर्णय लिया था, जिसकी तारीख कल 18 अक्टूबर रखी गई है। आमतौर पर चुनाव के समय तमाम पार्टियां अपना चुनावी घोषणा पत्र बनाती हैं और उसको जाहिर करती हैं कि वो चुनावी मैनिफेस्टो में वो क्या क्या काम करेंगे चुनाव जीतने के बाद आम जनता के लिए। लेकिन उसी घोषणा पत्र को कमलनाथ ने वचन पत्र का नाम दिया हुआ है और उसमें से 11 जो घोषणाएं हैं, 11 वादे हैं, वो अपने चुनावी भाषण में अभी से कहना भी शुरू कर चुके हैं। उसका एक लिखित दस्तावेज वचन पत्र के रूप में कल 18 अक्टूबर को मध्य प्रदेश के नेता कमलनाथ जारी करने वाले हैं, जिसका सभी को इंतजार है। हालांकि घोषणा पत्र का जो काम है ये देर सवेर छत्तीसगढ़ में भी होना है और राजस्थान में भी। जहां तक घोषणा पत्र से जुड़ा हुआ मामला है, आपको बताते चले कि मोहम्मद अकबर इस बार छत्तीसगढ़ में चुनावी घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष हैं और वहीं पर
राजस्थान में भी जो घोषणा पत्र जो भी बनेगा बात का मैटर है, लेकिन वहाँ पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बहुत सारी घोषणाएं चुनाव से पहले भी कर दी हैं, जिसमें खास तौर पर घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत का जो मसला है 500 रुपये का, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस बीच एक खबर ये भी आ रही है कि अंतागढ़ से प्रत्याशी चूंकि बदल दिया गया है, तो अभी जो वर्तमान विधायक है अनूप नाग, उन्होंने पार्टी से बगावत का ऐलान कर दिया है। हालांकि पार्टी के बड़े नेता उनको मनाने की कोशिश में लगे हैं, लेकिन वो मानते हैं या नहीं मानते ये तो समय बताएगा। फिलहाल की स्थिति यह है कि जिस तरह से उनकी टिकट काटकर रूप सिंह पोटाई को दी गई है, उससे वो काफ़ी नाराज हैं कांग्रेस हाईकमान से और कांग्रेस के प्रदेश स्तरीय नेताओं से भी। बहरहाल इसमें भी फिलहाल चर्चा चले, लेकिन उनके बगावती सुर कांग्रेस के लिए वहाँ पर अंतागढ़ में खासतौर पर मुश्किलें जरूर पैदा कर सकते हैं। कल दिल्ली में होने वाली बैठक में ये कयास लगाए जा रहे हैं कि न सिर्फ छत्तीसगढ़ बल्कि मध्य प्रदेश और राजस्थान के भी जो है अन्य जो सीटें जिस पर प्रत्याशी घोषित होना बाकी है, उनके बारे में भी फैसले लिए जा सकते हैं। इसी तरह मिजोरम और तेलंगाना की बची हुई सीटों पर भी फैसले लिए जाएंगे। बहरहाल प्रत्याशी चयन का मसला कल 18 तारीख को किस हद तक पहुंचता है, इस पर तो सबकी निगाह रहेगी। और उसके बाद जो शुरू होगा वो होगा नामांकन दाखिले की प्रक्रिया है। आपको बताते चलें कि जो पहले चरण का मतदान छत्तीसगढ़ में 7 नवंबर को होना है, उसके लिए 13 अक्टूबर से नामांकन दाखिले की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। वहीं दूसरा चरण है जिसमें 17 नवंबर को मतदान होना है, वहां पर 21 अक्टूबर से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो रही, जो कि 30 अक्टूबर तक चलेगी। बहरहाल भारतीय जनता पार्टी ने 85 सीटों की घोषणा कर दी है और कांग्रेस ने अभी सिर्फ 30 कैंडिडेट्स उतारे हैं। और उसमें भी अभी जो खासतौर पर जो पेच फंसा हुआ है वो ये है कि जगदलपुर की सीट पे कांग्रेस अभी अपना प्रत्याशी घोषित नहीं कर पाई है। वहां पर वर्तमान जो विधायक हैं रेख चंद, उनको लेकर ऊहापोह की स्थिति है। और जबकि भारतीय जनता पार्टी ने वहां पर पूर्व महापौर किरण देव को अपना प्रत्याशी बनाया है। जगदलपुर की जो ताज़ा खबर है वो ये है कि जो कि पूर्व विधायक भारतीय जनता पार्टी के रहे हैं संतोष बाफना, इस बार उनको काफी उम्मीद थी कि पार्टी उनको दोबारा मौका देगी, लेकिन पूर्व महापौर किरण देव को जैसे ही भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी घोषित किया, संतोष बाफना के भी जो असंतोष के स्वर प्रखर हो गए, मुखर हो गए और उन्होंने अपने कुछ करीबी लोगों पर इस बात का आरोप लगाया कि उन्होंने उनकी चरित्र हत्या करने का प्रयास किया, उनको बदनाम करके उनको टिकट कटवाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। संतोष बाफना की नाराजगी का आलम यह है कि उन्होंने प्रदेश के और हाईकमान के लोगों से कह दिया है कि वो भारतीय जनता पार्टी का काम तो जरूर करेंगे, लेकिन वह जगदलपुर से बाहर रह के काम करना चाहते हैं। वहीं पर भारतीय जनता पार्टी के लिए एक और समस्या है, वो है पंडरिया की। पंडरिया में भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी अभी घोषित नहीं हुआ है। आपको बताते चले कि वहां से ममता चंद्राकर कांग्रेस की विधायक थी पिछले 2018 के चुनाव में, लेकिन इस बार के चुनाव में कांग्रेस ने ममता चंद्राकर की टिकट काटकर वहां से नीलकंठ चंद्रवंशी को टिकट दे दी है। और जबकि भारतीय जनता पार्टी को अभी अपना प्रत्याशी घोषित करना है। भारतीय जनता पार्टी के लिए एक सीट और भी पहली बनी हुई है, वो है अंबिकापुर की, जिसमें टी.एस. सिंहदेव जो कि प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं, उनके खिलाफ भी एक नया कैंडिडेट उतारना है। बहरहाल अगले 1-2 दिनों में ऐसा उम्मीद की जा रही है कि दोनों पार्टियां अपने तमाम 90 विधानसभा के प्रत्याशियों की घोषणा कर लेगी और उसके बाद ये चुनाव प्रचार का जो कार्यक्रम है वो शुरू हो जाएगा। और 1 महीने से 1.5 महीने के बाद 3 दिसंबर को जब चुनाव का परिणाम आएगा, तब ये तय होगा कि इस प्रदेश में खासतौर पर छत्तीसगढ़ में किस किस सरकार बनती है। तब तक आप भी इंतजार कीजिए और हम भी इंतजार करें और देखते रहिए न्यूज़ T20। आज के लिए बस इतना ही। हमारी खबर, हमारा ये विश्लेषण आपको कैसा लगा उस पर अपनी राय जरूर दें। हमारी खबर को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कल फिर मिलेंगे किसी नई खबर के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।